हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दलित नेता की जिनका मानना था कि उनको मजबूर गवर्नमेंट की ज़रूरत ना कि मजबूत। क्यों? जब तक दलितों को अपने ऊंचाइयों वाले स्थान तक ना पहुंचा दिया जाए पॉलिटिकली, उनके सारे सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स नहीं तोड़ दिए जाएं, तब तक वो मानते थे कि उनको हमेशा उनको मजबूर अगर गवर्नमेंट मिले तभी उनको ठीक है। ये ऐसे दलित नेता हैं जिन्होंने दलितों को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाया। हालांकि इसके पहले अंबेडकर जी ने संविधान के थ्रू सारे राइट्स इन दलितों को दिलवाए थे, सोशो इकोनॉमिक राइट्स दिलवा दिए थे, लेकिन एक पॉलिटिकल यूनिट जो कि बहुत स्ट्रांग हो, वो इस नेता ने बनाया। मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं उनका नाम है कांसीराम। ये नेता अंबेडकराइट आइडियोलॉजी को तो फॉलो करते थे, लेकिन कई जगह उनसे अलग भी थे। यही कारण था कि महाराष्ट्र के जितने भी अंबेडकराइट थे वो इनके साथ मिल नहीं पाए, एकजुट होकर काम नहीं कर पाए। हालांकि उन लोगों के बीच में कभी कोई ऐसा फ्रिक्शन या फॉल आउट नहीं हुआ, बट दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी। बद्री नारायण जो हैं, एक इनके बायोग्राफर हैं कांसीराम जी के, उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि मेजर जो डिफरेंस था अंबेडकर जी के आइडियोलॉजी और कांसीराम के आइडियोलॉजी में था उनके एजुकेशनल सिस्टम को लेकर। अंबेडकर जी की पढ़ाई हुई थी कोलंबियन यूनिवर्सिटी में। वो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए वो दलितों को जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करते थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर के आते थे कि हिस्ट्री में उनके साथ कितनी प्रॉब्लम हुई है, कब से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी जगह कांसीराम जी उसी हिस्ट्री के साथ माइथोलॉजी को भी ऐड कर लेते थे। जो फोक टेल्स चलती हैं नॉर्थ इंडियन बेल्ट में, उनसे भी वो डिराइव करते थे किस तरीके से दलितों के साथ बुरा बर्ताव होता चला आया है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बताते ही थे। इस कारण से क्या है कि बहुत सारे दलित उनके साथ जुड़ते चले गए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये जो दलितों का जो इन्होंने पावर बनाया, इन्होंने एक साल में नहीं बनाया। ये इन्होंने अपने जॉब रहते हुए इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने अनशन किया था, अनशन नहीं किया था, इन्होंने एक अगर बोला जाए तो उन्होंने यूनियन के साथ, अपने जो एम्प्लॉय यूनियन के साथ बैठ करके के साथ मिल करके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट उन्होंने सबसे पहला मोर्चा निकाला था, जिसमें जब वो पुणे में काम करते थे। राशिद किदवई जी की किताब में कहा गया है कि वो बीएससी ग्रेजुएट थे रोपर यूनिवर्सिटी से, जो पंजाब में है। वो पंजाब के रामदासी सिख थे जो लोअर कास्ट में आते हैं, और वो जब उनका देहांत होने वाला था उसके पहले ही वो चाहते थे कि वो बुद्ध धर्म को अपना लें। बट जिस दिन उन्होंने वो तय किया कि मैं बुद्ध धर्म को अपनाऊंगा, उसके 4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनका दाह संस्कार भी बौद्ध धर्म से ही हुआ था। तो जैसा मैं बता रहा था, राशिद किदवई जी की अपनी किताब में लिखते हैं कि वो ईआरडीएल नाम की एक कंपनी में काम करते थे पुणे में। और इस कंपनी ये, हालांकि क्योंकि ये महाराष्ट्र की कंपनी थी, तो इन्होंने यहाँ पे अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टियों को रद्द करके उसकी जगह बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पे छुट्टी देने का और गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती पे छुट्टी देने का ऐलान किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो उस दिन पे छुट्टी लेगा, जो 2 दिनों की बात मैंने कही है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। एक एम्प्लॉय यूनियन के बंदे ने अंबेडकर जयंती वाले दिन छुट्टी ले ली और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसी के अगेंस्ट पूरे एम्प्लॉय यूनियन के साथ मिलकर के उन्होंने सबसे पहला मोर्चा खोला था, और वो इतना स्ट्रांग था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वो दोनों छुट्टियों को रोल बैक करना पड़ गया। तो ये यंग एज से ही इनमें लोगों को एकजुट करने की क्षमता थी। और जब ये एक पहली बार ऐसा हुआ, जब उनको ये सफलता पहली बार ईआरडीएल में मिली, तब उनको लगा, जब उनको ईआरडीएल में जब सफलता मिली, तब उनको लगा कि अब मुझे इनके उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, एससी एसटी के उत्थान के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने अम्बेडकर जी को पढ़ना चालू किया, अम्बेडकर को समझना चालू किया।
और आगे चलकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का उसकी स्थापना करी, जिससे मायावती जी भी एसोसिएटेड हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एकमात्र दलित सीएम आज तक अगर कोई बनी है तो मायावती जी हैं। इन्होंने उसके पहले भी जब पार्टी बनाने के पहले इन्होंने 1970s के आसपास एक SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन नाम की एक संस्था का स्थापना किया था, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या दूसरे एम्प्लॉयज़ थे जो SC/ST OBC या दलित बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, वो सब एकजुट हुए थे। ये एक तरीके का ये जो एसोसिएशन था, ये एक तरीके का आपको बोलूँ तो एक थिंक टैंक बन गया था इनके लिए, फाइनेंशियल टैंक बन गया था इनके लिए, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ ऐसा पैसा जमा करते थे और प्रोसीड करते थे। यही आगे चल के बहुजन समाज का और बहुजन समाज पार्टी का रूप लेता है। 1981 में इन्होंने DS4 नाम की एक और संस्था का स्थापना किया था, जिसको बोलते हैं दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस समिति में उन्होंने जागरण करके, इस समिति के साथ मिलकर उन्होंने जागरण करके साइकिल चला चला के हर घर घर को पहुँचे और उन्होंने बहुजन समाज की स्थापना करने में मेहनत किया। और ये एकमात्र ऐसे नेता थे कि जिन्होंने उस वक्त कांग्रेस के जो सबसे बड़े दलित नेता हुआ करते थे उनको चमचा कह के बुलाया, बाबू जगजीवन राम। उस समय के कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरा थे, दलित नेता थे, और हो सकता तो एक वो शायद प्रधानमंत्री भी बन जाते, हालांकि वो बन नहीं पाए। और वैसे ही दूसरे एक और नेता थे रामविलास पासवान जी, जो दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन इन दोनों के अगेंस्ट कांशीराम जी ने बहुत मुखर होकर बोला, और इनफैक्ट चमचा वर्ड का भी इस्तेमाल किया कि ये चमचे हैं कांग्रेस के या गवर्नमेंट के, इस टाइप से। हालांकि इनका अपना पर्सनल टसल था, तो ये एक इनके साथ था कि इन्होंने अपने आइडियोलॉजी को बहुत मुखर होकर के बताया, और जो चीज़ इन्हें नहीं पसंद आया किसी के सामने ये झुके नहीं। ये बहुत ही स्टालवॉट लीडर थे। और जैसा कि मैंने अभी मायावती जी का नाम लिया, इन्होंने ही मायावती जी को अपने साथ लिया जब वो स्कूल टीचर थी और UPSC की तैयारी कर रही थी। वो DM बनना चाहती थी। ये जब उनसे मुलाकात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि DM बन के क्या करोगी, अगर तुम एक दिन चीफ मिनिस्टर बन जाओगी तो ये DM ही नहीं, और भी IAS ऑफिसर तुम उनको अपने कंट्रोल में रख सकती हो। और इनकी आइडियोलॉजी जो थी ना, ये हमेशा ही चाहते थे कि पावर में रहेंगे तभी दलितों का उद्धार कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की पॉलिटिकल पावर में बने रहने के लिए, जिसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के साथ भी, समाजवादी पार्टी के साथ भी इन्होंने गठबंधन किया, आगे चल के BJP के साथ भी गठबंधन किया और पावर में रहे। और इसी बीच एक सबसे दुखद घटना जो हुई, जो 5 जून की है, जिसको 5 जून 1995 की है, जिसको बोलते हैं लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती जी कहते हैं कि मायावती जी मरते मरते बची थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है। हालांकि ये कभी मेन पावर में खुद से आ नहीं पाए। हाँ, मायावती जी बनी चीफ मिनिस्टर, बट ये खुद नहीं बन पाए। लेकिन हमेशा ये एक बहुत ही बड़े ड्राइविंग फोर्स रहे दलित समुदाय को एकजुट करने के लिए, और नॉर्थ इंडियन बेल्ट में एक बहुत बड़े मुखर नेता के रूप में उभरे। एक ऐसे नेता रहे जो अम्बेडकर को पढ़ने के बाद अम्बेडकर को क्रिटिसाइज भी करते रहे। ये और अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह नहीं मानते थे ये, क्योंकि दोनों में एजुकेशनल डिफरेंसेस थे। इतना ही नहीं, ये एकमात्र ऐसे नेता रहे जो उस समय के सबसे बड़े नेता जो रहे होंगे, दलित नेता रहे, उनके खिलाफ भी इन्होंने मुखर होकर बोला। तो ये बहुत स्ट्रांग स्टेचर वाले नेता थे जो कभी डरते नहीं थे। उनको अपना गोल मालूम था कि इनको पावर में पहुंचना है, पावर में पहुंचेंगे तभी दलितों का उद्धार कर पाएंगे, और इसके लिए वो हमेशा प्रयत्न करते रहे। और उन्होंने अलग अलग पार्टियों से, चाहे वो राइट विंग की हो, चाहे वो सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी हो, सबके साथ इन्होंने गठबंधन किया। एक बार बद्रीनारायण जी की इनकी स्टोरी बताते हैं कि जब ये इनसे मिलने गए तो उनसे पूछते हैं कि आप
क्यों दलितों, मतलब दलितों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपका कैसा है? आपका क्या मानना है कि दलितों के लिए क्या किया जाए, या आप किस तरीके से दूसरे दलित नेताओं से अलग हैं? तो उनके कन्वर्सेशन में कांशीराम जी ने बोला, उस वक़्त कांशीराम जी के पास एक फाउंटेन पेन था, जिसका निब जो है, फाउंटेन पेन की निब पेपर की तरफ थी। उन्होंने वो पेन को पलटा और निब को ऊपर किया और बॉडी नीचे, अपसाइड डाउन कर दिया, और बोला, मैं यही व्यवस्था बदलना चाहता हूँ कि जो सबसे निचली तबके के लोग हैं वो सबसे ऊँची तबके पे आएँ। और ये सपना मायावती जी ने आगे चल के इनका पूरा भी किया। कहते हैं कि 1.5 लाख, जब मायावती जी पावर में आए तो कम से कम 1.5 लाख ऐसे राउडी शीटर क्रिमिनल जिन्होंने दलित पर अत्याचार किया, सबकी इन्होंने, बोला जाए तो हालत टाइट कर दी थी, सबको जेल भिजवा दिया था। वो भी इतनी स्ट्रांग नेता बनी है आगे चल के। ये सिर्फ इनके कांशीराम जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करने का ही बदौलत था कि मायावती जी भी आगे चल के बहुत बड़ी नेता बनी, और आज भी हैं, हालांकि आज बहुत एक्टिव नहीं है, बट अभी भी हैं। तो ये थी कहानी कांशीराम जी की। और अब मैं फाइनली इस स्टोरी को और इस बुक का रिव्यू को मैं कंप्लीट करता हूँ। राशिद गिदवाई जी की जो बुक है, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, मैंने अभी तक आपको जितनी भी स्टोरीज़ बताई हैं उसका रेफरेंस यही बुक है। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुक ज़रूर खरीदें। बहुत महंगी नहीं है, 500 रुपये की है, और अगर इसको आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो और सस्ती मिल जाएगी। प्लीज़ आप सब ये किताब को खरीदें, पढ़ें। और भी इनमें कई अच्छे नेताओं के बारे में, ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने पॉलिटिक्स का रूप बदल दिया, उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि बालाजी ठाकरे साहब के बारे में लिखा हुआ है, अमर सिंह जी के बारे में लिखा हुआ है। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू। और अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, और लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।